आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। भारत और चीन के विवाद को 4 महीने हो गए हैं। 5वां महीना शुरू हो गया है। इस बीच बहुत सारी चीजें पहली बार हुई हैं, जैसे 1975 के बाद पहली बार झड़प में सेना के जवानों की जान गई। 53 सालों में पहली बार सीमा पर गोलियां चली। इसके साथ ही पहली बार चीन के साथ विवाद में भारत की बेहद सीक्रेट फोर्स स्पेशल फ्रंटियर फोर्स का इस्तेमाल किया गया। और 29-30 अगस्त की दरमियानी रात चीन की घुसपैठ को नाकाम करने के दौरान पहली बार इस सेना के किसी जवान की मौत हुई। भारत ने भी आधिकारिक तौर पर अब तक इस सीक्रेट फोर्स की बात नहीं की थी, लेकिन सोमवार को इस फोर्स के शहीद कमांडो नीमा तेंजिन को अंतिम विदाई देने बीजेपी के वरिष्ठ नेता राम माधव भी पहुंचे। भारत माता की जय के नारों के बीच तिरंगा और तिब्बती झंडा साथ लहरा रहा था। इसी के साथ भारत ने एक संकेत दिया है कि अब भारत ने चीन के खिलाफ तिब्बत के जरिए रणनीति और पॉलिसी में बदलाव करने की ठान ली है, क्योंकि तिब्बत ही चीन की सबसे ज्यादा दुखने वाली रग है। तो क्या अब इसे दबाया जाएगा? क्या मोदी सरकार एक चीन नीति यानी वन चाइना पॉलिसी के अपने रुख पर फिर से विचार कर रही है? नमस्कार, मैं हूं अमन गुप्ता और आज इसी मसले पर मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं इंडिया टुडे में असिस्टेंट एडिटर प्रभाष दत्ता। प्रभाष जी तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ अक्सर मौजूद रहते हैं। प्रभाष जी, एक बार फिर आपका आज तक रेडियो पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अमन, मुझे इस चर्चा में शामिल करने के लिए। प्रभाष जी, सबसे पहला मेरा सवाल यही है कि 2003 में जब एनडीए की गवर्नमेंट थी, उस वक्त प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने चीन का दौरा किया था, तो पहली बार उन्होंने तिब्बत को चीन के हिस्से के तौर पर मान्यता दी थी। संयुक्त बयान में उन्होंने कहा था कि तिब्बत चीन का स्वायत्त शासी प्रदेश माना जाएगा। और अब जब दोबारा से तिब्बत के जरिए रणनीति और पॉलिसी में बदलाव पर सरकार विचार करने के संकेत दे रही है, तो पहले मान लेना और अब मुकरना भारत के लिए कितना मुश्किल होने वाला है? देखिए अमन, अभी सीधे से ये मान लेना शायद जल्दबाजी होगी कि भारत ने तिब्बत को चीन का हिस्सा मानने से इनकार कर दिया है या अपनी उस पॉलिसी को रिविजिट करिए। संकेत हैं, संकेतों का बहुत महत्व होता है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में। अब 2003 में जब वाजपेयी ने चीन की यात्रा की थी और एक जॉइंट डिक्लेरेशन दिया था, उस डिक्लेरेशन में ये बात थी कि चीन का हिस्सा है तिब्बत, ये मान्यता भारत ने लिखित शब्दों में कह दी थी, क्योंकि वो जॉइंट डिक्लेरेशन था। कोई और उस पर दोनों देशों के प्रधानमंत्री के हस्ताक्षर थे, तो उसका दर्जा, वो अब संधि नहीं है, फिर भी वो संधि के बराबर का दर्जा रखती है। उसका एक इतिहास है। जब भारत आजाद हुआ तो चीन पर दूसरी सत्ता कायम थी। उसके 2 साल बाद वहां पे कम्युनिस्ट पार्टी की सत्ता आती है और उसके कुछ सालों बाद वहां भारत और चीन एक समझौता करते हैं, एकॉर्ड साइन करते हैं 1954 में, जिसमें भारत मान लेता है कि जो तिब्बत है वो चीन का हिस्सा है। तिब्बत पर चीन ने 1950 में मिलिट्री कब्जा किया था। चीन तिब्बत के लोगों ने रेसिस्ट किया और भारत जब वो आने लगे तो उनको भारत ने संरक्षण दिया। संरक्षण देने के बावजूद भारत ने माना कि तिब्बत है वो चीन का हिस्सा है। उस वक्त की जो सरकार थी हमारे यहाँ, उनकी सोच थी कि ऐसा चीन के स्थायित्व के लिए जरूरी है और चीन का स्थायी होना, एक शांत रहना भारत के हित में है। जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में या बायलैटरल डिप्लोमेसी में जो सरकारें फैसला लेती है, वो उस वक्त के की परिस्थितियों को ध्यान में रख के और आने वाली परिस्थितियों का अंदाजा करके लेती है। लेकिन अब वो अंदाजा भारत सरकार का बहुत सही नहीं ठहरा था, क्योंकि बिल्कुल 8 साल बाद ही चीन ने भारत पर हमला कर दिया था 1962 में, और वो हमला ही अपने आप में ये साबित करता था। इसकी जो 1954 का एकॉर्ड था वो अब इनफ्रक्चुअस हो चुका है, उसका कोई मतलब नहीं है। चीन ने उसको नकार दिया, भारत के लिए भी उसको माने रखने की कोई वजह नहीं। तो 1954 से लेकर 1962 से लेकर 2003 तक कोई ऐसा समझौता नहीं हुआ, कोई ऐसा डिक्लेरेशन भारत और चीन के बीच नहीं हुआ जिसमें एक दूसरे के कंटेंशस एरियाज को एक दूसरे का हिस्सा मानने की बात कही गई हो। लेकिन 1993 से थोड़ी पहल शुरू हो गई थी, अग्रीमेंट्स होने शुरू हो गए थे भारत और चीन के बीच।
और 2003 से पहले चीन ने पहली बार ये संकेत दिया था कि वो सिक्किम को भारत का हिस्सा मानने को राजी है। सिक्किम को चीन भारत का हिस्सा लंबे अरसे तक नहीं मानता था। तो इसी के एवज में 2003 में जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन था उसको देखा गया इस कॉन्टेक्स्ट में कि चीन के सिक्किम को भारत का अंग मान लेने के एवज में भारत ने अपने पुराने स्टैंड को दोहराया है। वो कोई कंसेशन की तरह नहीं देखा गया था उस वक्त ये देखा गया था भारत ने अपने पुराने स्टैंड को दोहराया है और चीन ने कंसीड किया है अपना सिक्किम को लेकर भारत के पोजीशन का समर्थन किया है। उस वक्त चीन ने अरुणाचल प्रदेश पर कुछ नहीं कहा था। अरुणाचल प्रदेश को वो कहता रहा लंबे समय तक से कि वो साउथ तिब्बत है और इस तरह से दावा भी करता रहा है। अभी जो स्थितियां हैं सरहद भी नहीं कहें उसे भारत के शब्दों में, वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है जहां दोनों देशों की सेनाएं हैं आमने सामने और चीन इस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को भारत के क्षेत्र में धकेलने की कोशिश करता रहा है। ये 1950 के दशक से ही है। लगातार उसी सिलसिले में उसने अक्साई चीन पर कब्जा कर लिया और गलवान वैली जहां अभी हिंसक झड़प हुई थी वो भी 1962 का एक थिएटर ऑफ वॉर था। और उस वक्त गलवान वैली में जहां चीन ने अपनी लाइन ऑफ कंट्रोल की अपनी जो धारणा बताई थी उसके आगे अब वो कह रहा है कि पूरा गलवान वैली उनका है, जबकि 1962 में चीन का ये दावा नहीं था। तो चीन अगर ग्राउंड पे स्थितियां बदल रहा है, बदलने की कोशिश कर रहा है और उसका प्रचार कर रहा है, तो भारत को भी उन अपनी पुरानी एकॉर्ड को, जॉइंट डिक्लेरेशंस को, अपने पुराने स्टैंड को रिविजिट करने की जरूरत लगती है। और ये सरकारी थिंक टैंक में ये बात जरूर होगी कि क्या भारत को अपने पुराने स्टैंड को रिविजिट करना चाहिए। अभी इस चर्चा में एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि क्यों वन चाइना पॉलिसी के अंतर्गत आने वाले देशों पर कोई भी बाहरी अगर टिप्पणी होती है तो चीन भड़क जाता है। सुबह सुबह ऐसा लगता है कि सबकी गाड़ी छूट रही है, लेकिन न्यूज भी तो मिस हो रही है। स्कूल, कॉलेज या ऑफिस की पूरी तैयारी तो हो जाती है, मगर देश दुनिया की अपडेट्स ले पाते हैं क्या? तो आपकी प्रॉब्लम का स्मार्ट सॉल्यूशन ये है कि अपनी सुबह की शुरुआत आप आज तक रेडियो के साथ कीजिए। कल क्या हुआ और आज क्या हो सकता है, सटीक एनालिसिस, पहले बड़ी खबरें और फिर अखबारों के चुनिंदा मोती। ये है सुबह का खबरनामा, आज का दिन, मेरे यानी नितिन ठाकुर के साथ। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मैं हूं अमन गुप्ता। मेरे साथ इंडिया टुडे में असिस्टेंट एडिटर प्रभाष दत्ता हैं। तो प्रभाष जी, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और मेरा सवाल अब ये है कि चीन अपनी सैनिक और आर्थिक ताकत के बूते दुनिया भर में एक तरीके से कहें कि दादागिरी दिखाता है, लेकिन जब भी तिब्बत या पूर्वी तुर्किस्तान, जिसका चीनी नाम शिनजियांग है, वो या दक्षिण मंगोलिया, हांगकांग या मकाओ या ताइवान, अगर इस पर कोई बाहरी देश कुछ बोल दे तो वो तिलमिला जाता है, एक तरीके से कहें तो असुरक्षित महसूस करने लगता है। अभी हाल ही में चीन के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने एक आर्टिकल छापा था जिसमें भारत के लिए कहा गया था कि तिब्बत चीन का आंतरिक मामला है और इस मुद्दे को उसे छूना नहीं चाहिए। तो इस तिलमिलाहट का क्या कारण है? देखिए, ज्यादातर सरकारें सॉवरेंटी को लेकर, सॉवरेंटी जैसा कि वो समझती हैं, डिफाइन करती हैं, उसको लेकर बहुत संवेदनशील होती हैं। भारत के साथ भी है, चीन के साथ थोड़ा ज्यादा है। चीन के साथ ज्यादा इसलिए भी है कि चीन में एक दूसरी किस्म की राजनीतिक व्यवस्था चलती है जो अब किसी बड़े देश में दुनिया में नहीं। चीन में इकलौती है जहां कम्युनिस्ट शासन है, वो शासन बिल्कुल ऑटोक्रेटिक मोड पे काम करती है। वहां राजनीतिक अधिकारों की बात करने को लेकर ऐसा समझती है वहां की सरकार, वहां की जो गवर्निंग पार्टी है, कि आज अगर अधिकारों की बात करें, राजनीतिक अधिकार देने की, तो कल ये स्वतंत्रता की बात करेंगे। और इसलिए चीन बहुत संवेदनशील है इस मामले में और उसने वन चाइना पॉलिसी जो 1950 के दशक से प्रोपेगेट की है, उसके मुताबिक
जो मिडिल किंगडम का जितना हिस्सा था वो सारा हिस्सा वन चाइना पॉलिसी के अंडर चीन का है। और उसमें सिंचियांग भी है, उसमें तिब्बत भी है, उसमें मंगोलिया, इनर मंगोलिया भी है, उसमें ताइवान भी है, मकाऊ है। और अब तो वन चाइना पॉलिसी में चीन ने पूरे के पूरे साउथ चाइना सी पे अपना कब्जा जमाने की बात की है। वो कह रहा है कि वो सॉवरन टेरिटरी है, जबकि एस्टैब्लिश्ड जो 1982 का अनक्लॉस लॉ है, जो समुद्री सीमाओं का निर्धारण होता है, वो इस बार उस कानून के बिल्कुल उलट चीन बात कर रहा है, पूरे साउथ चाइना सी पे दावा कर रहा है। ये चीन का वन चाइना पॉलिसी का विजन है। और इसमें जब भी उसे कहीं से चुनौती मिलती है तो वो बहुत तीखी प्रतिक्रिया देता है। आज के समय में चीन तीखी प्रतिक्रिया देने की स्थिति में खुद को समझता भी है, क्योंकि वो दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब है, दुनिया का सप्लाई सेंटर है। और उसे ऐसा लगता है कि दुनिया की इकोनॉमी आज से आने वाले 25-30 सालों में यूएस की जगह चीन ही सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति होगी। ऐसा चीन को ही नहीं, कई दूसरे देशों को भी लगता है, थिंकर्स को भी लगता है, ऑब्जर्वर्स जो दुनिया की गतिविधियां, आर्थिक और सैन्य गतिविधियां देख रहे हैं वो है। और आज जिस देश के पास आर्थिक शक्ति है, कल उस देश के पास सैन्य शक्ति होती है। ये एक सच्चाई है। और इसी के बूते जो चीन को, जैसे आप कह रहे थे, कि दादागिरी दिखाता है, ये दादागिरी के पीछे आर्थिक और ये सैन्य शक्ति ही है। मिलिट्री पावर के पीछे उनके अपने कई मिलिट्री फील्ड में, सेक्टर में अपने इनोवेशंस हैं, जो उन्होंने मिसाइल टेक्नोलॉजी में की है या स्पेस टेक्नोलॉजी में जो आत्मनिर्भरता है। तो एक डिफरेंट स्केल पे साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन चीन की ले जा रहा है, और वो उसकी आर्थिक शक्ति से ही संभव हो रहा है। और ये सब, ये जो पावर जमा करती है कोई सत्ता, उसके पीछे उसका मकसद कंट्रोल होता है। और वो कंट्रोल मिले और उस कंट्रोल को कोई चुनौती दे तो वो संवेदनशीलता और तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिलती है। प्रभाष जी, मेरा आखिरी सवाल ये है कि अभी मई महीने में हमने देखा कि अमेरिका की संसद में ऐसी बात उठी थी कि तिब्बत को एक स्वतंत्र देश के तौर पर मान्यता दी जाए। अमेरिकी सांसद हैं स्कॉट पेरी, उन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इसके लिए अधिकृत किए जाने का एक विधेयक पेश किया था। अब जब भारत दोबारा से तिब्बत को लेकर एक नए सिरे से सोचना शुरू कर सकता है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका क्या असर देखने को मिलेगा? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमेसी में वो कहते हैं ना, देयर आर मेनी स्लिप्स बिटवीन कप एंड द लिप्स। तो ये बात लागू होती है। जब कोई देश एक पोजीशन लेता है, उसके पहले वो कई फिलर्स देता है। भारत ने अभी वो फिलर्स दिए हैं। वैसे ही अमेरिका की संसद में एक सांसद का कुछ कहना कि चीन के कब्जे से तिब्बत को आजाद हो जाना चाहिए, ये इस तरह की आवाज दूसरे किसी देश के कोई एक सांसद कह सकता है, भारत में कोई एक सांसद कह सकता है, लेकिन वो अपने आप में किसी भी सरकार का पक्ष नहीं होता है। ये उसी तरह के फीलर्स होते हैं जो दिए जाते हैं, जिससे कि एक प्रतिक्रिया मालूम की जाए, एक फीडबैक सिस्टम की तरह ये काम करती हैं, इस तरह की प्रतिक्रिया, इस तरह की आवाजें। और उससे सरकारें तय करती हैं कि आखिर कितना रिएक्शन आ रहा है और किस तरह का रिएक्शन आ रहा है। यहाँ से लेकर एक फ्री तिब्बत का सीरियस कैंपेन इंटरनेशनल एरेना में आए, इसमें भी बहुत वक्त लगना है। भारत को भी अभी ये तय नहीं है कि भारत क्या वाकई वन चाइना पॉलिसी में कोई परिवर्तन करने जा रहा है, क्योंकि ये मान के चलिए कि भारत आने वाले कुछ हफ्तों तक स्पष्ट रूप से आधिकारिक बयान नहीं देगा कि उसने 2003 के डिक्लेरेशन से अपने आप को वापस करने का फैसला किया है। और दूसरे देश भी कुछ साफ नहीं कहेंगे, लेकिन 2-3 चीजें इसमें ध्यान देने की है कि चीन पे प्रेशर बनाया जा रहा है और भारत ने इसमें बहुत पहल की है। भारत ने साउथ चाइना सी रीजन में, जो पैसिफिक रीजन है बेसिकली, उधर भारत अपने आप को एक स्ट्रैटेजिक प्लेयर बनाने से बचता रहा है। वजह यह है कि भारत की
कि आर्थिक इंटरेस्ट उधर है और भारत नहीं चाहता है कि अभी जब वो उसकी इकोनॉमी अभी बढ़ ही रही है, टॉप 4, 5, 6 में आती है, लेकिन अभी इतनी बड़ी इकोनॉमी नहीं है कि भारत अपनी सारे समस्याओं से निजात भारत ने पा ली हो और उसके बाद वो जियो प्लेयर बन के जाए वहां। तो भारत की ये कोशिश रही है कि वो दूसरे इलाके में जाके अपने आप को एक स्ट्रैटेजिक प्लेयर या एक पावर के रूप में, मिलिट्री पावर के रूप में वहां ना अपना दावा करे। लेकिन भारत ने हाल फिलहाल कुछ संकेत दिए हैं कि अगर चीन लद्दाख में इस तरह के प्रोवोकेशंस करता रहेगा तो भारत अमेरिका के साथ मिलके, जापान के साथ मिलके, ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलके साउथ चाइना सी के आसपास के इलाकों में चीन के लिए चिंता खड़ी कर सकता है। दूसरा कि जो चीन का ज्यादातर व्यापार समुद्री रास्ते से होता है, सारे देश का होता है, तो वो व्यापार भारत में ये हिंद महासागर से गुजरता है, जहां भारत सबसे बड़ी ताकत है। तो वहां ऐसे भारत ने संकेत दिए कि अगर चीन एक थ्रेशोल्ड के पार जाता है तो भारत यहाँ भी कार्रवाई के लिए तैयार है। अभी उसी इलाके में भारत ने ऑलमोस्ट अनशेड्यूल्ड एक नेवल एक्सरसाइज किया अमेरिका के साथ, जो शेड्यूल नहीं था, वो अचानक ही हो गया। इस तरह से भारत ने कुछ जो साउथ ईस्ट एशिया और ईस्ट एशियन देश हैं उनके साथ अपनी गतिविधियां बढ़ाई है, अपना एंगेजमेंट बढ़ाया है। उनमें से उन देशों पे ज्यादा फोकस है जो चीन से किसी न किसी तरह से परेशान है। चीन ने साउथ चाइना सी में कुछ देशों के आइलैंड पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया है, वो देश कुछ ना कर पाए। अभी एक देश के जहाज को उसने पानी में डुबो दिया। तो भारत ने उन देशों के साथ एक अपने जो रिश्ते हैं उनको रिवाइटलाइज करने को और ज्यादा पुश देने की कोशिश की है। ये सब डिप्लोमेटिक स्तर पे हो रहे हैं और स्ट्रैटेजिक, जियो स्ट्रैटेजिक लेवल प्ले का एक हिस्सा है जिसमें चीन के ऊपर दबाव डाला जाता है। तो ये एक कह सकते हैं आप कि सिर्फ तिब्बत का ही एंगल नहीं है, पूरा मसला ये है कि चीन को उसकी मनमानी करने से कैसे रोका जाए। वो मनमानी चाहे व्यापार में हो, वो मनमानी समुद्री इलाके में हो, या वो मनमानी भारत से लगे चीन के बहुत लंबे सीमा और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर। प्रभाष जी, इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए और विस्तार से हमें बातें समझाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। आज तक रेडियो के पॉडकास्ट आपको कैसे लग रहे हैं ये आप हमें radio@aajtak.com पर ईमेल के जरिए बता सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सब जगह हम आज तक रेडियो के नाम से मौजूद हैं। आप वहां पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। और हाँ, टेलीग्राम पर भी हमारा ग्रुप बन चुका है। वहां पर अगर आप हमसे जुड़ेंगे तो आपको हर पॉडकास्ट का लिंक सीधे ग्रुप में मिल जाएगा। तो अब अमन गुप्ता को इजाजत दीजिए। नमस्कार।